थे ये? 500 रुपए निकालने की औकात नहीं है तुम्हारी, 25,000 रुपए भरोगी? मैं तुम्हें ऑफर देती हूँ, मुंह दिखाई के 20,000 और फिर 3,000 रुपए। अच्छा ऑफर है, तुम सोच लो और मुझे जवाब दे दो। याद रखना, ज्यादा देर ना हो। अभी तक नाराज हो? बढ़िया है, पैसे चुराओ तुम, तब से लेकर अब तक नाराज भी रहो तुम। पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया, सोच रहे हैं कहाँ से लाएं। कितनी मासूमियत है यार तुम में। पैसे खर्च करने से पहले अगर सोच लिए होते तो ये हालत नहीं होती ना। जानते हैं हम, और कहीं से भी ले आएंगे पैसे। अरे कहाँ से लाओगी पैसे? खजाना हाथ लगा है क्या या नौकरी लग गई? आज के बाद हम जो भी करेंगे ना वो मुफ्त में नहीं करेंगे, उसके बदले पैसे लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर हाउसवाइफ को उसकी तनख्वाह मिलती तो आज हम कितने सारे पैसे कमा लेते। तुम्हारे सामने हमें मुंह लटका के बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे भी प्यार करने के पैसे देने होंगे क्या? हाँ देने होंगे, फ्री में कुछ नहीं। मुझे लग रहा था तुम मजाक कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कि प्यार के बदले पैसे लेने वाले को समाज क्या कहता है? हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कहां से लाएं पैसे? पागल मत बनो। आज कमी है, मुझसे पैसे मांग रहे हो, कल को कोई तीसरा फिर चौथा। नहीं, मैं तुम्हें किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन हम कर सकते हैं। आप हमें किसी और के साथ बर्दाश्त करें या ना करें, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहना चाह रहे हो तुम? लेकिन हम तैयार हैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर करने के लिए। वो हमारी सहेली है ना सुप्रिया, 20,000 देने के लिए तैयार है, और 3 रात के 30,000। हमारा सौदा। हम भले ही कम पैसे कमाते हो, लेकिन शरीर और इज्जत पैसे के लिए नहीं बेच सकते। पागल हो गई हो तुम? रेवती, 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 दरवाजा खुला छोड़कर कहां चलेगी? रेवती, अच्छा तो तुम यहां छिपकर सोए हो? कल रात की बात से नाराज हो ना? देखो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और किसी और के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है तुम्हारी नाराजगी कैसे दूर करनी है। थैंक यू रेवती, ये लो शगुन के 20,000 रुपए। तो प्रशांत जी, इतने सालों से आप शादीशुदा हैं, अपनी बीवी और किसी और औरत में फर्क नहीं समझ पाए? हाँ, वैसे प्लान अच्छा बनाया ना? शायद आपने मुझे ध्यान से पहचाना नहीं। रेवती के बदन के खुशबू से पहचानता हूँ मैं उसे। ओह, आज आपके साथ हम बिस्तर हुए, पहले से ही पता था मुझे। लेकिन क्या है ना, कई बार कुछ जीतने के लिए हारना पड़ता है। ओह, खेल गए आप तो। कल की तैयारी करके रखिएगा, कल की रात
रोमांचक होने वाली है। मेघा, तुम मान नहीं सकती कि कितना मजा आया है। सच कहा है किसी ने, माँ कसम कि जो कुछ सोच लो ना फिर वो पूरा होकर ही रहता है। मैंने तो कहा ही था, हर चीज बिकाऊ जरूर होती है। हाँ मोहतरमा, मान गए तुमको और तुम्हारी सलाह को, और वो पूरा भी हुआ। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। शट अप। सच कह रही हूँ, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। तुम पागल हो क्या? नहीं, तुझे ट्राई करना पड़ेगा। अरे क्या ट्राई करना चाहिए सुप्रिया भाभी, हमें भी बता दीजिए, हम भी ट्राई कर लेंगे। अब वो एक पार्लर खुला है ना एक, बस उसी के बारे में बात कर रहे थे। काफी अच्छी सर्विस है वहाँ की। तेरी की, हमें लगा कुछ खाने पीने की चीज होगी। एक्सक्यूज मी। ओके। विनोद, हमने आपको कितना मिस किया। सुनिए ना। क्या बात है मेरा, सब ठीक तो है ना? आज अचानक से इतनी रोमांटिक हो रही है। जब आप रात को आते हैं तो हम सोए होते हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं होती। प्यार करने का कोई वक्त है कि नहीं आपके पास? मेघा प्लीज, अभी बाहर ड्राइवर वेट कर रहा है, हमें नए बिजनेस डील के लिए जाना है, अभी ये सब में प्लीज। आपको कुछ लगता नहीं है क्या कि लाइफ में कुछ और भी करना चाहिए? हमेशा क्या काम काम काम? मेघा, ये हम किसके लिए कर रहे हैं? हाँ, हमारे भविष्य के लिए तो कर रहे हैं ना, और अभी काम कर लेंगे तो बाद में आराम ही आराम है। भविष्य के चक्कर में हमारा वर्तमान खराब कर रहे हैं आप। तुम्हें समझाना ना बहुत मुश्किल है। सुनिए ना, बस एक पल के लिए रुक जाइएगा। प्लीज तुम अपना काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो। काम करो तुम। चलो निकलो, टाइम हो गया, एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। ये लो रेवती, तुम्हारे 3000 रुपए। 3000? ये तो बहुत कम है। सुप्रिया, तुम दिन ब दिन बहुत पैसे कम करती जा रही हो। देखो, जितने पैसे थे हमारे पास वो सब तुम ले चुकी हो। ये 3000 मिला के पूरे 54,000 पूरे महीने में ले चुकी हो तुम। अब इस महीने का कोटा हमारा पूरा हुआ। सुनना यार, थोड़े पैसों की जरूरत थी, तो एक काम कर, एक हफ्ता और आ जा। नहीं बाबा, अब हमसे नहीं होगा। यार, जितने पैसे तुमने दिए थे उससे तो EMI भर दी। टीवी लेना था। टीवी चाहिए, ठीक है, मैं सोचती हूँ कुछ। अच्छा, अगर मैं कोई और क्लाइंट लेकर आऊं तो चलेगा? चलेगा। ठीक है, तो फिर एक शर्त है। बोलना। हर क्लाइंट के ऊपर 10% मेरा कमीशन रहेगा। 10%? बहुत ज्यादा है। 5%। 8। डन। ठीक है, तो शाम को कॉल करती हूँ। चलती हूँ मैं। बंटी, 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 तेरी बैट बॉल इससे छुपाई थी मैंने कि तू पढ़ाई करे, और तू अब घर में चोरी करने लगा है।
ला बैठ दे मुझे, बैठ दे मुझे। मैंने कुछ नहीं चुराया। बंटी झूठ मत बोलो, बैठ दो मुझे। बंटी ये कहां से मिला तुमको? जुर्म भले ही जमीन में दफन क्यों न हो, एक न एक दिन कानून की नजर उस पर पड़ ही जाती है। आज की हमारी कहानी भी अतीत में दबी एक ऐसे ही जुर्म की है, जहां जमीन में गड़ी एक हड्डी ने जुर्म की ऐसी परतें खोली कि कानून से फरार एक खतरनाक मुजरिम की हैवानियत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। तेरी हड्डी तोड़ूंगा तब समझ में आएगा तेरे को। अरे उदय, बनता है पागल हो क्या? जाने दो इसे। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? ऐसे रात चलते गुंडों को कैसे सबक सिखाना है ना, मुझे अच्छे से पता है। ऐसी हालत करूंगा ना इसकी, लड़की को छेड़ना तो तू देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा। उदय, उदय, नहीं, फेंको उसे। भैया आपने बहुत अच्छा किया, ये लड़का आते जाते सबको छेड़ता है। हमारे पति में इतना हिम्मत का जो आप में है। थैंक यू। चलो, लगी क्या? एक बात कहूं, मुझे लगता था तुम्हारी गर्मी सिर्फ औरतों पर निकलती है, पर आज देखा है क्या गर्मी थी बॉस। कुछ भी। एनर्जी तो अभी भी बहुत बाकी है। अच्छा, दिखाऊं? दिखाऊं? मैं क्या कह रही थी कि ये सब तो हम ऑस्ट्रेलिया में भी कर सकते हैं। अभी चल के तुम्हारी वीजा एप्लीकेशन की जो फॉर्मेलिटीज रह गई है ना, वो पूरी कर लेते हैं, ठीक है? तुम्हारे लिए बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है ना, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। तुम इसीलिए मेरे साथ हो ना, कि ऑस्ट्रेलिया जा सको। हर वक्त बस एक ही बात, वीजा कब बन रहा है, वीजा कब बन रहा है। पर हमारा एम्बेसी के बाहर मिलने से लेकर अब तक यही प्लान था ना, कि हम लोग साथ में ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेंगे एक साथ। फिर ये कैसे बिहेव कर रहे हो तुम? मैंने ना वीजा के लिए अप्लाई ही नहीं किया है, नहीं जा सकता मैं तुम्हारे साथ ऑस्ट्रेलिया। पर तुमने प्रॉमिस किया था कि ये न्यू ईयर हम सिडनी में साथ में मनाएंगे। मैंने अपने घर में झूठ बोला कि मैं अपनी दोस्त की शादी में आई और यहाँ से सिडनी जाऊंगी। फिर ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो तुम? मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ ऑस्ट्रेलिया, मेरा पास्ट मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। सर इस तरफ, बेटा तुम अंदर जाओ। वहां से सर, ये सर, रात को मेरे बेटे को ये हड्डियां मिली। सर हम डर गए थे जैसे जैसे रात गुजारी है। अगर ये हड्डियां रात को मिली तो इन्फॉर्म क्यों नहीं किया तभी? सर हम डरे हुए थे, हमारी कुछ समझ में नहीं आया। ये सारी जगह खुदवाओ और फॉरेंसिक को बुलाओ फास्ट। इस
हाँ मम्मी, मैं अभी भी दिल्ली में ही हूँ। तो मैं क्या करूँ, फ्लाइट बार बार कैंसिल हो रही है। अब परसों की फ्लाइट है। मम्मी मैं आपसे सिडनी पहुंच के बात करती हूँ। बाय। हेलो सर। चेकिंग। सर इसमें ये वाला कंकाल आदमी का है और ये वाला औरत है। सर आप देख रहे हैं औरत के कंकाल में किसी तरह का कोई इंजरी मार्क्स नहीं है और ये आदमी का जो कंकाल है सर उसका सर पूरी तरह से फुटा हुआ है। लगता है इसे कोई ठोस वस्तु से सिर फोड़ के मारा गया है। रायपुर रहते थे हम, हमेशा मम्मी पापा के साथ रहा। तो उस दिन जब मम्मी पापा हरिद्वार जा रहे थे तो बहुत खुश था मैं, इतना खुश कि जिस दिन वो गए उस दिन से हमने पार्टी शुरू कर दी। कुछ दिन की फ्रीडम जो मिली थी, कुछ दिनों तक रोज हमारे घर पे पार्टी होती थी। फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, दिन रात पार्टी चलती थी। लेकिन जब 5 दिन बीत गए तब रियलाइज हुआ कि मम्मी पापा तो 3 दिन में वापस आने वाले थे, अब तक आए क्यों नहीं। 5 दिन के 7 दिन हुए, 7 दिन के 15, लेकिन मम्मी पापा कभी लौटकर वापस नहीं आए। तो पुलिस ने क्या कहा? उनके जाने से मैं इतना खुश था कि मैंने कभी उनसे पूछा ही नहीं कि वो कहाँ किस लॉज में रुकने वाले हैं। पुलिस को बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैं फिर भी पुलिस के पास गया। मैं हरिद्वार भी गया, लेकिन लोग कहने लगे कि मैं भी एक बुरा बेटा हूं, जिससे दुखी होकर मेरे मम्मी पापा सन्यासी बनकर हिमालय चले गए होंगे। तो यही वो रीजन था जिसकी वजह से तुम इंडिया छोड़ के ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना चाहते थे? सोचा तो यही था कि रायपुर छोड़ दूंगा तो सब कुछ पीछे छूट जाएगा। तो पता है, आज भी जब दरवाजे पे नॉक होता है ना, तो लगता है जैसे मम्मी पापा आ गए। पता है, मैंने अभी भी मम्मी पापा के कुछ कपड़े रखे हैं एक कबर्ड में, उनकी लास्ट निशानी। जब तुम मुझे एम्बेसी के बाहर मिले ना, तो मुझे लगा कि मेरी एक नई जिंदगी शुरू हो गई है। और कल रात वो फिर मेरे सपने में आए। अंकिता, मैं कहीं भी क्यों ना चला जाऊं, मेरा पास्ट मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा अंकिता, कभी नहीं छोड़ेगा। आपसे पहले कौन रहता था यहाँ पर? सर कोई जवान सा लड़का था, उससे खरीदा था मैंने। तो बेचकर कहाँ गया उसका मुझे कुछ नहीं पता। अरे बुड्ढा बुड्ढी होंगे वो। आप कौन? जी मैं इनका पड़ोसी, रतन नाम है मेरा, बिल्डर हूं मैं। सर वो उस लड़ाकू बुड्ढे का बेटा था। सुना है कि उसके माँ बाप हरिद्वार चले गए थे, उसके बाद वो मकान इनको बेचकर वो भी हरिद्वार चला गया। सुनने से मतलब आपको बताया नहीं उन्होंने? अरे सर वो किसी से बात ही कहाँ करते थे, सिर्फ हमसे लड़ते रहते थे बस। मुझे तो उसके बेटे का नाम तक पता नहीं है, बात हो तब ना। हम एक काम करते कि हम कल ही हरिद्वार चलते हैं। हाँ? नहीं। क्यों नहीं? तुम उस वक्त अकेले थे और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर ढूंढेंगे उन्हें ना।
तुम्हें क्या लगता है मैंने उन्हें हरिद्वार में खोजने की कोशिश नहीं की होगी इतने सालों में? लेकिन हरिद्वार में खोजने का मतलब तो तब है ना जब वो हरिद्वार पहुंचे होंगे। मतलब? मुझे पता है सबके पीछे किसका हाथ है। किसका? रतन, हमारा पड़ोसी, बहुत बड़ा बिल्डर है। बोल, साइन करेगा कि नहीं? करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। पुलिस कंप्लेंट वापस नहीं लूंगा, साइन भी नहीं करूंगा। उसका एक प्रोजेक्ट हमारे पड़ोस में भी शुरू हुआ था। कंस्ट्रक्शन की वजह से गंदगी और शोर शराबे से पापा को बहुत प्रॉब्लम थी। कोर्ट का सहारा लेके पापा ने उसका प्रोजेक्ट तक रुकवा दिया था। बहुत नुकसान हुआ था रतन को पापा की वजह से। पापा के गायब होने के कुछ दिन बाद ही उसका प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हो गया। तभी मैं समझ गया था हम रतन के खिलाफ रिपोर्ट फाइल करते हैं ना, और उसके खिलाफ जो भी सबूत ढूंढने में मन बनेगा वो हम सब करेंगे। पिछले 6 सालों में वो कहां से कहां पहुंच गया अंकिता। मतलब मेरे मम्मी पापा जैसे कितने लोगों को उसने गायब किया होगा। इतने पावरफुल इंसान से कैसे लड़ सकते हैं हम, जिसने फेक डॉक्यूमेंट्स बना के मेरे घर की आधी जमीन तक हड़प ली। साले बुट्ठे, जब तक मार नहीं खाएगा जब तक बाज नहीं आएगा। पुलिस का डर दिखाता है मुझे, हैं? 3 बार जेल जाकर आया हूँ और ये टॉर्चर का तरीका ना मैंने वहीं से सीखा है। नहीं करेगा ना साइन? नहीं करेगा ना? बोल। साहब, बाहर पुलिस आई है। पुलिस आई है? पुलिस? ठीक है, तुम इससे साइन कराओ और मारते रहो इसे, लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए। कराओ साइन। साइन कर। अरे मोहन जी, कैसे आना हो बताइए। एक्चुअली रतन जी, आप इस मोहल्ले में काफ़ी पुराने हैं, इसलिए सर ने कहा कि एक बार आपको बोल के रख दूं। आपके पड़ोसी के बारे में अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन हो या आपको कुछ भी याद आए तो हमें ज़रूर बताइएगा। जी मैं बिल्कुल बताऊंगा। आप बैठिए ना, चाय लीजिए। अरे नहीं, बस। सर 1 मिनट सर, मुझे एक बात याद आई है। सर माँ बाप के साथ तो मेरा झगड़ा होता ही था क्योंकि मैं बिल्डर हूं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मेरे सामने एक बात आई है। सर ये जो घर था ना बुड्ढा बुड्ढी का, जो वो बेच कर गए हैं, ये उसके नाम में था ही नहीं। सर एक्चुअली घर उसकी माँ के नाम में था जो लापता है, तो फिर वो घर कैसे बेच सकता है? इंस्पेक्टर साहब, अब हमें क्या समझ इन कानूनी बातों की। हमें तो उस एजेंट ने जहां साइन करने बोला हमने किया और पेमेंट करके ये घर खरीद लिया। कागज दिखाओ करके। सर वो तो बैंक में है ना, लोन लिया हुआ है। तो इसकी कॉपी तो होगी? हाँ सर वो है, लाओ। उर्मिला ठाकुर, ये तो उसकी माँ का डेथ सर्टिफिकेट है। अगर डेड बॉडी आज मिली है तो ये सर्टिफिकेट कहाँ से आया? मोहन, इस उदय का पता लगाना पड़ेगा। जिस कॉलेज में वो पढ़ता था उधर जाके पता करो, शायद उसका कोई दोस्त मिले। क्या हुआ उदय?
मुझे जानना है कि मेरे मम्मी पापा के साथ क्या हुआ था। मैं लड़ूंगा अंकिता। तुमसे मुझे बहुत हिम्मत मिली है। हम कल ही रायपुर के लिए निकलेंगे। सच? कोई नहीं है वहां पर। कोई था अंकिता यहाँ पे? कहीं वो सुबह वाला लफंगा तो नहीं है? उदय, यहाँ कोई नहीं है। अरे यहाँ कोई नहीं है। अरे क्या तुम क्या? ये पकड़ो इधर आओ। उदय, मैंने कहा था ना बाहर कोई नहीं है, तुम खामखा परेशान हो रहे हो। अरे लेकिन उदय, यहाँ कोई नहीं है, तुम्हें वहम हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कोई था। उदय, यही था कोई। ये देखो किसी के पैरों के निशान खिड़की तक गए। ये देखो, मैंने कहा था ना कोई है, कहा था ना। ये तो किसी लेडीज चप्पल के निशान है, ये उस आदमी के नहीं हो सकते। ये तो फिर निशा ही होगी। निशा? कौन निशा? निशा कौन है? वहाँ कौन है? उदय, उदय कौन है? ये क्या तरीका है सर? इतनी लेट नाइट को आप पुलिस स्टेशन में बुलाए मुझे? बैठो। ये तुम्हारा कॉलेज फ्रेंड है ना? ये तो उदय है, निशा की गर्लफ्रेंड। उदय गर्लफ्रेंड? मतलब बॉयफ्रेंड ही था सर, लेकिन हम लोग उसे निशा की गर्लफ्रेंड कहकर चिढ़ाते थे। वो क्या है ना सर, इनके रिलेशनशिप में निशा बहुत स्ट्रांग गर्ल थी और ये उदय एक नंबर का दब्बू। निशा उदय के लिए सर किसी से भी लड़ जाती थी, एकदम दबंग गर्ल थी वो। निशा तुम रुको। निशा मेरी बात। नहीं निशा उसको लग जाएगी। निशा लग जाएगी उसको। निशा नो। अगली बार किसी के खबरे से पहले ना ध्यान रखना। और ये उदय कहाँ मिलेगा? वो तो पता नहीं सर, सुना था उसके माँ बाप के साथ कुछ हुआ था, उसके बाद से वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन हाँ सर, जहाँ निशा होगी वहाँ उदय को जरूर होना चाहिए। दोनों के बीच में प्यार बहुत था सर। तो ये निशा कहाँ मिलेगी अभी? वो तो सलोनी बता सकती है। अरे अब ये सलोनी कौन है? मेरी वाइफ है सर, और निशा की बहुत अच्छी दोस्त है। मैं काम करता हूँ, उसे फोन करता हूँ, वो निशा के बारे में सब कुछ अच्छे से जानती है, वो आपको बता देगी। उदय, उदय, उदय मुझे बताओ ये निशा कौन है? उदय कौन है ये निशा? निशा मेरी एक्स। क्या? वो मम्मी पापा के गायब होने के बाद निशा ही मेरे साथ थी, उसने ही मुझे संभाला और हमारा रायपुर वाला घर बिकवाने में भी उसने हमारी मदद की। और फिर मैं उसके साथ दुर्ग शिफ्ट हो गया, लेकिन वो मेरे प्यार में इतना पागल हो गई थी कि उसने मेरा ऑफिस तक छोड़ा दिया और कुछ दिन बाद तो उसने मेरा घर से निकलना भी बंद कर दिया था। मेरा दम घुटने लगा था अंकिता, लेकिन तुमसे मिलने से कुछ महीने पहले ही मैं उसे छोड़कर यहाँ बिलासपुर शिफ्ट हो गया। सच ये निशा ही है, पक्का निशा ही है। तुम यहीं रुकना, मैं देख के आता हूँ। उदय, 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 ये देखो, ये
निशा 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 मैंने कहा था ना निशा यही है। चाकू से मारो सर और भाग गई। ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है अंकिता, बिल्कुल सेफ नहीं है। चलो चलो यहाँ से चलते अंकिता, चलो। नहीं नहीं चलो चलो हाँ जल्दी आओ जल्दी आओ। ये दरवाजा कैसे खुला है? मुझे अच्छे से याद है मैंने बंद किया था। उदय हम जल्दबाजी में निकले थे ना, तो हमसे ही खुला रह गया होगा। नहीं नहीं अरे जल्दी आओ जल्दी। दरवाजा ये सब क्या है? उदय पीछे ये सब कुछ तो है, कुछ तो है। ये मम्मी पापा के कपड़े। कुछ नहीं होगा। ने किया ये सब। जी बोलिए। इंस्पेक्टर राजदीप सिंह, रायपुर पुलिस से। निशा आपकी बेटी है? कौन निशा? मेरी कोई बेटी नहीं है, मर चुकी है वो मेरे लिए। नहीं मानता मैं उसे अपनी बेटी। क्या कोई बेटी अपने बाप पर हाथ उठाएगी, वो भी उस छोटी बिरादरी वाले लड़के उदय के पीछे? ये 18 से 20 साल की उम्र बड़ी पेचीदा होती है। ये वो उम्र होती है जब लोग माँ बाप के नियम कायदे कानून की बंदिशों से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये बंदिशें एक कवच की तरह होती है। ऐसा कवच जो दुनिया की बुराइयों से उनको बचा के रखता है। जब जब भी ये कवच टूटता है, अक्सर लोगों के बहके कदम जुर्म की तरफ बढ़ते हैं। आज के केस की पेचीदगी भी यही थी। क्या उदय वही था जो अंकिता को दिखा रहा था, या उसके चेहरे के पीछे का राज कुछ और था? हम पुलिस के पास चलते हैं ना। ये सब मेरे को बहुत डर लग रहा है। हम रतन के बारे में बाद में सोचेंगे, अभी इसका कुछ करते हैं ना। जरूरी तो नहीं कि रतन ने वो सब किया हो। मतलब? क्योंकि जब तक निशा मेरे साथ थी, उसका मेरे दिमाग पर भी कंट्रोल था। वो जैसा चाहती थी मैं वैसा सोचता था। लेकिन तुमसे मिलने के बाद और ये जो कुछ भी हुआ, मुझे सब समझ में आ रहा है। उस दिन जब मेरे मम्मी पापा हरिद्वार जा रहे थे, तो निशा ही उन्हें स्टेशन छोड़ने गई थी। और खास बात तो यह है कि ना तो मेरे मम्मी पापा को निशा पसंद थी, और ना ही उसे मेरे मम्मी पापा। अंकिता, ये सब निशा ने ही किया है। क्या? मेरी मम्मी की साड़ी के साथ ऐसा सिर्फ वो ही कर सकती है। मैं सच कह रहा हूँ, ये सब ना निशा ने ही किया है। बिट्टू, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ज्यादा। हम पुलिस के पास चलते हैं ना, और ये सब में नहीं पड़ना है। फिर हम सिडनी चले जाएंगे। नहीं, पुलिस के पास नहीं जा सकते हम। गए तो पुलिस अगर हमारी बात पे विश्वास नहीं किया और उल्टा केस हम पे ही हो गया,
तो सिडनी जाना हमेशा के लिए कैंसिल। फिर हम क्या करेंगे? हम तुम एक काम करो, मार्केट जाओ और सीमेंट लेकर आओ। पहले ना इस बॉडी को ठिकाने लगाते, उसके बाद सोचते कि क्या करना है। हाँ, तुम घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आपकी बेटी पर डबल मर्डर का चार्ज लगने वाला है, और अगर आपने अभी कुछ नहीं बताया उसके बारे में तो हमें आप पर भी केस लगाना पड़ेगा कि खूनी की मदद करने के लिए। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष है। मेरी बात होती है उससे मैसेज पर, वो उसी लड़के के साथ है दुर्ग में, उदय के साथ। तुम बात करती थी सुमन उससे, और तुमने मुझे आज तक बताया तक नहीं। कैसे बताती? अब जान ले लेते मेरी बच्ची की। अक्ल है तुम्हें? आप शांत रहिए। परसों रात को मैसेज आया था उसका, उसने कुछ नहीं किया। इनसे नंबर लो। नंबर दीजिए। 84 सर नंबर ऑफ आ रहा है। इसका नंबर ट्रैकिंग पे डालो और इसकी सारी लोकेशन ट्रेस करवाओ। ओके सर। अब मैं भी देखता हूं आखिर फरार कब तक रहेगी है। वो सीमेंट चाहिए मुझे। ₹200। हाँ 200 रुपए। हाँ हाँ, ये लीजिए। ये पेपर मैं ले लूं? रख लो। थैंक यू। उदय, ये देखो, ये क्या छपा है पेपर में? तुम्हारे मम्मी पापा की लाश मिली है, और वो भी तुम्हारे घर से। क्या है ये सब? उस टाइम पे सीमेंट नहीं मिली थी ना? क्या? अब तक तो पुलिस निशा के घर भी पहुंच गई होगी, तभी निशा की मम्मी ने कल मुझे रिप्लाई नहीं किया। उदय, 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 ये क्या हो गया? तुम एक ऐसी बातें कर रहे हो? उदय, कुछ बोलो ना, क्या हो गया? ये क्या कर रहे हो तुम? सब मुझे परेशान करते, तुम भी मुझे परेशान करने लगी हो, बिल्कुल मम्मी पापा की तरह। माँ को मारकर मुझे दुख हुआ था, शायद वो आखिरी बार मुझे दुख हुआ था, फिर कभी नहीं हुआ।
इसलिए निशा को भी मारना पड़ा। जीना आराम कर दिया था निशा ने मेरा। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। पागल हो गया था मैं। और तुम? तुम्हें भी बस ऑस्ट्रेलिया जाना है। मेरी तो चिंता ही नहीं है किसी को। सर, अभी भी हमारी दुर्ग पुलिस से बात हुई। उन्होंने बताया कि निशा की मम्मी ने जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस पे तो फिलहाल अब कोई नहीं रह रहा है। और आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि निशा और उदय दोनों साथ में रह तो रहे थे, पर पिछले 6 महीने से घर खाली पड़ा है सर। फोन ट्रैकिंग से कुछ पता चला? हाँ सर, निशा का नंबर लास्ट टाइम बिलासपुर में ऑन हुआ। बिलासपुर पुलिस को इन्फॉर्म करो और उनसे कहो कि लोकेशन पर वो सब नजर रखें। हमारे आने तक कोई एक्शन न ले। ओके सर। यही तो सबसे बड़ा सवाल है, आखिर भरोसा किस पर करें? हम जिनसे प्यार करते हैं, दिल करता है कि उनकी हर बात पर विश्वास करें। अंकिता के इसी भरोसे का फायदा उदय ने उठाया। एक ऐसा इंसान जो अपने ही माँ बाप को मारकर फरार है, उसका बैकग्राउंड चेक किए बिना उस पर भरोसा करने की गलती ही अंकिता की मौत का कारण बन गई। ओके सर, बिलासपुर पुलिस का कहना है कि आस पड़ोस के लोगों ने उदय को निशा के साथ उस घर में नहीं देखा। वो किसी और लड़की के साथ रह रहा है। यहाँ तो ताला लगा है सर। उस तरफ देखो, शायद कोई और दरवाजा हो। सर, इस घर में एक ही डोर है जिसमें ताला लगा है। हेलो, ओके, बैठा के रखो उसे। सर, उदय तो पुलिस स्टेशन आ गया है। क्या? हाँ सर। आज न्यूज़पेपर में देखा कि मेरे मम्मी पापा की डेड बॉडी मिली हमारे ही पुराने घर में। सर, मुझे कंप्लेंट लिखानी है उस धर्मपाल सिंह के खिलाफ। धर्मपाल सिंह? सर, मेरी गर्लफ्रेंड निशा के पापा। सर, उन्होंने ही मारा है मेरे मम्मी पापा को। सर, उन्हें मेरी कास्ट से प्रॉब्लम थी। सर, निशा बोलती है कि समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी को भी जान से मार सकते हैं। सर, उनके डर से अपने मम्मी पापा के गायब होने के बाद मैं और निशा दुर्ग शिफ्ट हो गए, लेकिन उसके गुंडों ने हमें वहां भी ढूंढ लिया, इसलिए मैं दुर्ग छोड़कर भागना पड़ा। सर, मेरा यकीन कीजिए, मेरे मम्मी पापा का ये हाल धर्मपाल सिंह के सिवा और कोई नहीं कर सकता। निशा कहाँ है?
मेरे साथ ही है सर। लेकिन आस पड़ोस के लोग तो कह रहे हैं कि तुम यहाँ किसी और लड़की के साथ रह रहे थे। अंकिता, निशा की दोस्त। सर हमें लगा कि धर्मपाल के गुंडे मुझे किसी और लड़की के साथ देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि मेरे और निशा के बीच में कोई रिश्ता नहीं है और वो हमारा पीछा छोड़ देंगे सर। ये दोनों लड़कियां कहाँ हैं अभी? नहीं, वो नहीं बता सकता सर मैं आपको। धर्मपाल सिंह किसी को भी खरीद सकता है। नहीं सर, मैं रिस्क नहीं ले सकता। क्या पता उसने आपको भी। नहीं सर, मैं नहीं बता सकता, सॉरी। देखो उदय, अगर निशा के पिताजी के खिलाफ तुम्हें कंप्लेंट लिखवानी है तो हमें निशा के स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ही हम तुम्हारी कुछ मदद कर पाएंगे। हमारा विश्वास करो, अगर धर्मपाल ने वाकई में कुछ गलत किया है तो उसे उसकी जगह तक जरूर पहुंचाएंगे। बस तुम इतना बता दो कि वो दोनों लड़कियां अभी हैं कहाँ। दोनों तो अब तक स्टेट बॉर्डर क्रॉस कर गई होंगी। फोन करो। कोई मतलब नहीं है। मैंने उन्हें मना किया था कि अपने साथ फोन लेकर ना जाए ताकि कोई उन्हें ट्रेस ना कर ले, पर मैंने उन्हें कहा था कि स्टेट बॉर्डर क्रॉस करके मेरा एक जगह पर वेट करे। सर वो लोग मेरा वेट कर रही होंगी, लेकिन अभी आप सबको देखेंगी, पुलिस को देखेंगी तो भाग जाएंगी। एक गाड़ी अरेंज करवाइए फास्ट। जयसवाल और मोहन, तुम भी इनके साथ जाओ। ओके सर, चलो। हेलो, दुर्ग के उदय और निशा के घर की फोटो मेरे पास आ गई, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ठीक है। सिंह साहब, मैं समझता हूँ कि टिफिन तैयार होगा, क्यों ना लंच साथ में कर लें। ठीक है। खोदो, वहां से खोदो। एक मिनट। मोहन, उदय को जाने मत देना, वो झूठ बोल रहा है। सॉरी सर, वो तो भाग गया। व्हाट? सर बहुत जोर जोर से रो रहा था, पेशाब करने जा रहा हूँ बोल के फिर वापस आया ही नहीं। शिट। सर इस वक्त हम एमपी के एरिया में खड़े हैं। एक्सक्यूज मी, रवि? Yes, Ragni, right? Yeah. Please have a seat. Thank you. So Ragni, what would you like to have? No, it's okay. Okay then, tell me. So आप जैसे कॉर्पोरेट प्रोफेशनल लड़के को मुझ जैसे कॉलेज गर्ल में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग लगा? मुझे ना हमेशा से ही एम्बिशियस गर्ल्स में इंटरेस्ट रहा है, जिनमें कुछ कर जाने की ललक हो, जस्ट लाइक यू। ओह थैंक यू। तभी तो तुम्हारे लिए सोशल मीडिया पर हमने इतने सारे प्रोफाइल्स बनाए। यंग एम्बिशियस इंडिपेंडेंट गर्ल्स, यही तुम्हारा टाइप और पैटर्न है। ये क्या कर रही हो रागनी? नीचे करो, नीचे करो। तुम्हारा खेल खत्म मिस्टर उदय, अब थाने में ले जाओ उसे। चल। थैंक यू ऑफिसर रागनी। नो प्रॉब्लम सर। नदी की छोटी मछली हो या समुद्र की शार्क, जाल में फंसाने के लिए दाना डालना ही पड़ता है। फाइनली वी डिड इट सर। गुड जॉब। थैंक यू। एक फरार अपराधी, आपका दोस्त, आपका प्रेमी किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है। वो बार बार झूठ का जाल बुनेगा
और आपको गुमराह करेगा। अतीत में किए गए अपने जुर्म को छुपाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। उदय ने भी यही किया। उसने सिर्फ अपना हुलिया ही नहीं, अपना किरदार ही बदल दिया। बस एक चीज नहीं बदली, जुर्म करने की उसकी लत। बिना डरे वो बार बार जुर्म किए जा रहा था। बस ये भूल गया था कि 24 घंटे लगे या 24 साल, एक दिन उसे होना ही है गिरफ्तार।